हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे और वहीं पर हमने आर्कीबैक्टीरिया भी स्टार्ट कर दिया था। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर हमने आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझ लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम अलग अलग टाइप के जो आर्कीबैक्टीरिया है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और देखते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया की कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं। आर्कीबैक्टीरिया को इजीली स्टडी करने के लिए हमने इसकी दो कैटेगरीज बना रखी हैं। पहली कैटेगरी यहाँ पर है ओब्लिगेट एनारोब्स और दूसरी कैटेगरी के आर्कीबैक्टीरिया को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो ये जो दो नेम्स आपके सामने आए हैं एनारोब्स, ये आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, हो सकता है आपने इनका नाम पहली बार सुना हो। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि एरोब्स और एनारोब्स क्या होते हैं। आपने चैप्टर 1 को जब हम पढ़ रहे थे वहां पर रेस्पिरेशन पढ़ा था। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो फूड ऑब्टेन करते हैं उस फूड से एनर्जी बनाने के लिए या उस जो फूड उन्होंने कंज्यूम किया है उस फूड से एनर्जी लेने के लिए वो एक मैकेनिज्म करते हैं जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, हमारे अंदर भी होता है। हम कोई खाना खाते हैं, खाने का कोई भी पार्टिकल जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है हमारा सबसे पहला काम होता है उसको डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करने के बाद में जब उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं तब हमारे ब्लड से होता हुआ वो हमारी सेल्स तक पहुंच जाता है। अब सेल्स के पास हमारा जो फूड होता है वो ज्यादातर ग्लूकोज की फॉर्म में पहुंचता है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे होंगे C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं इस प्रोसेस में, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये जो ऑक्सीजन होते हैं ये हम ब्रीथिंग की हेल्प से लेते हैं, यानी जब हम ब्रीथिंग करते हैं, हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन जब करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर चली जाती है। ऑक्सीजन जाती है हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों से होते हुए हमारे ब्लड के थ्रू वो सेल्स तक पहुंच जाती है। आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपको ग्लूकोज मिल गया और आपने सांस भी ली तो आपको ऑक्सीजन भी मिल गई। तो अब हमारी सेल क्या करेगी? अब हमारी सेल्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है जिसको आप एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं और हमें एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी ही हमारी एनर्जी करेंसी होती है और एटीपी की फॉर्म में ही सेल्स एनर्जी को यूज करती है। जिस तरह से मार्केट में रुपया चलता है, इंडियन मार्केट में, अमेरिका में डॉलर चलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एटीपी चलता है। ये एनर्जी करेंसी होती है। जहां भी उसको एनर्जी की जरूरत होती है वो अपनी बॉडी में जो स्टोर्ड एटीपी है उनको खर्च करती है और अपना काम कर लेती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे अंदर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि अपना फूड मटेरियल यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए और उससे एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हम उनको एरोब्स कहते हैं। तो हम क्या हो गए? हम एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो गए या एरोब्स भी हम अपने आप को कह सकते हैं। ह्यूमन बींग्स हो गए या और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एरोब्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एनारोबिक होते हैं, यानी कि वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इवन हम भी कुछ कंडीशंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यह है कि हमारा जो फूड हमें ऑब्टेन हुआ है C6H12O6 इसका हम ब्रेक डाउन तो करते हैं लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई ऑक्सीजन का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे इथेनॉल C2H5OH बनता है, CO2 रिलीज होती है और हमें एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरह का जो रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं तब हम उनको एनारोब्स कहते हैं। लेकिन जनरली जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। हम एरोब्स होते हैं लेकिन बहुत ही थोड़ी सी टाइम के लिए हम एनारोबिकली रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्प्रिंटर्स देखे होंगे जो बहुत ही लंबी लंबी दौड़ लगाते हैं तो वो कंटिन्यूसली जब हांफने लगते हैं बहुत तेज सांस उनको चढ़ जाती है क्योंकि कंटिन्यूसली वो दौड़ रहे हैं, एनर्जी उनकी खर्च हो रही है और जितनी एनर्जी उनकी खर्च हो रही है उसके रेशियो में उनको फूड का ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी मिल नहीं रही है, यानी कि एनर्जी खर्च ज्यादा कर रहे हैं
लेकिन बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कम कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि तेजी से दौड़ रहे हैं, सांस भी चढ़ जाती है, रेगुलर ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं मिल पाती है, तो हमारी सेल्स क्या करती है, वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती है। अब उसमें क्या होता है, हमारा जो फूड होता है उसको फास्ट ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, लेकिन हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर इथेनॉल की जगह लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके अंदर एटीपी हमें कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कम एनर्जी में मिलती है, और जो लैक्टिक एसिड बनता है वो हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी वजह से ज्यादा देर तक दौड़ने के बाद जो स्प्रिंटर्स होते हैं उनके पैरों में और मसल्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको लैक्टिक एसिड हैम्पर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम एरोब्स कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में हमारी बॉडी या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, उनको हम एनारोब्स कहते हैं। तो ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आपने समझ लिए हैं, आपने समझ लिया है एरोब्स क्या होते हैं और एनारोब्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया जो होता है, आप ये पहले वीडियो लेक्चर से समझ चुके हैं कि आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में बड़ी आसानी से रह सकता है। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या हो गया, ऐसी कंडीशन में रहता है जहां पर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती है, तो इसलिए ज्यादातर जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो एनारोब्स होते हैं और बिना ऑक्सीजन के ही वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो कैटेगरीज हमने बनाई है, पहली कैटेगरी में हमने उन आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है जो एनारोब्स होते हैं, यानी कि अपना फूड बनाने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ऑब्लिगेट, आप जानते होंगे ऑब्लिगेट कैटेगरीज आप पढ़ के आए हैं, यानी कि स्ट्रिक्ट एनारोब्स होते हैं। तो ये वो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन की कमी में भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑब्लिगेट होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन इनके आसपास कहीं होगी तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनकी डेथ हो जाती है, इसलिए इनको स्ट्रिक्ट एनारोब्स कहा जाता है। स्ट्रिक्ट एनारोब जो बैक्टीरिया होते हैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास होता है मीथेनोजन बैक्टीरिया, जिनको हम अभी स्टडी करेंगे। अब जो दूसरा ग्रुप हमारे सामने है आर्कीबैक्टीरिया का, वो होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी कि ये एनारोब्स ही हैं, एनारोबिकली ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लेकिन फैकल्टेटिव यहाँ पर जोड़ दिया इनके नाम से पहले। फैकल्टेटिव का मतलब है ऑप्शनल, यानी कि ये ऑप्शनल एनारोब्स हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एनारोबिकली रेस्पिरेशन ये कर सकते हैं, लेकिन ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन तब करेंगे जब इनको ऑक्सीजन ना मिल रही हो। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ऑलराउंडर है और ये एरोबिकली और एनारोबिकली दोनों तरह से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और अगर ऐसी कंडीशन इनके सामने है, ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ये बिना ऑक्सीजन के भी अपना काम चला सकते हैं, इसलिए इनको फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल, यानी कि जब इनके पास एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तब ये क्या करेंगे, तब ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके दो एग्जांपल्स यहाँ पर होते हैं हेलोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो होते हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर सैलाइन या सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, और थर्मोफाइल्स ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर हाई टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से आर्कीबैक्टीरिया को हम दो ग्रुप्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया को, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स को। तो ये दो कैटेगरीज आपने समझ ली है, ये कैटेगरी आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से आपको क्लियर, ये आपके दिमाग में ये चीजें बैठ गई होंगी। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑब्लिगेट एनारोब्स आप ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ बल्लेबाज हैं, ये सिर्फ बैटिंग करते हैं, और फैकल्टेटिव एनारोब्स जो होते हैं ये ऑलराउंडर होते हैं, यानी कि बैटिंग बॉलिंग दोनों ये कर लेते हैं। अब हम इस देखेंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या, सिर्फ एक एग्जाम्पल हमारे सामने है जो होता है मीथेनोजेंस और मीथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया। मीथेनोजेंस जो होते हैं वो स्वैम्प्स और मार्सेज में रहते हैं। स्वैम्प्स और मार्सेज हम बोलते हैं ऐसे पोंड्स या तालाबों को जिनके अंदर बहुत सारा दलदल होता है। अपने आसपास आपने ऐसे बहुत सारे पोंड्स देखे होंगे जिनके अंदर दलदल रहता है, ऊपर बहुत ही थोड़ा सा वाटर रहता है और चारों तरफ बहुत सारे वीड्स और छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो पोंड्स होते हैं उनके अंदर मीथेनोजन बैक्टीरिया बड़े आसानी से रह लेता है। ये एक आर्कीबैक्टीरिया है, इसलिए ये हर तरह के एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में बड़ी आसानी से सर्वाइव करता है। इसके अलावा ये जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी गट या उनकी इंटेस्टाइन के अंदर भी रहता है, जैसे काऊ बफेलो की इंटेस्टाइन के अंदर भी ये रहता है। अब ये जो होते हैं, अगर इनके हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये एनारोब्स होते हैं, आप जानते हैं ये बिना ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में बड़े आसानी से
रह सकते हैं। इसी वजह से अब ये फूड कैसे ऑब्टेन करेंगे? फूड ऑब्टेन करने के लिए डिपेंडेंट है बहुत सारे केमिकल्स पर, जो इनको मिल जाते हैं स्वैम्प्स या मार्सेस से, यानी दलदल वाली जगह से जो पानी है वहां से इनको बहुत सारे केमिकल्स मिल जाते हैं, उन्हीं केमिकल्स से अपना फूड बना लेते हैं। इसीलिए इनको कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रोप्स भी कहा जाता है। कीमो मीन्स केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोट्रोप्स मीन्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मार्सी एरियाज में ये फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका जो प्रोसेस है इनका बहुत ही आसान होता है। ये वहां से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और हाइड्रोजन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला देते हैं और रिलीज कर देते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट में रिलीज करते रहते हैं, इसीलिए इनको मीथेनोजेंस भी कहा जाता है। और मीथेन गैस जो रिलीज होती है मार्सिल से, स्वैम्प से, उसको हम बोलते हैं मार्स गैस, बोग गैस या स्वैम्प गैस। आपने देखा होगा, अगर आप किसी आसपास अपने किसी पॉन्ड को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे जो उसका वाटर होता है उसके ऊपर आप छोटे छोटे बबल्स देखते हैं, कंटिन्यूसली बबल्स बनते रहते हैं। वे जो बबल्स होते हैं वे मीथेन गैस के या मार्स गैस के होते हैं, और वे इसलिए बन रहे होते हैं क्योंकि उस वाटर के अंदर जो दलदल है उसमें मीथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया वहां पर अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है। तो ये जो बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मीथेन गैस के होते हैं। अब आप इनको देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया अच्छे से रह रहा है। अब मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया का फूड प्रिपरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा इनका इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं, हाइड्रोजन की हेल्प से उसको कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में, और वाटर भी रिलीज होता है और इनको एनर्जी मिल जाती है। इस तरह के जो मीथेनोजेंस होते हैं उनको हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग मीथेनोजेंस भी कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के अलावा ये मीथेनॉल, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। जो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं मीथेनोजेंस, उनको एसिटोक्लास्टिक मीथेनोजेंस कहा जाता है। एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन गैस में, CO2 रिलीज होती है और इससे जो एनर्जी ऑब्टेन ये करते हैं उससे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स जो मीथेनोजेंस के हैं वो है मीथेनोबैक्टीरियम, मीथेनोबैसिलस, मीथेनोसार्सिना एंड मीथेनोकोकस। इन एग्जांपल्स में सभी में मीथेन लगा हुआ है, तो इससे तो आप समझ ही जाएंगे कि ये मीथेनोजेंस है, मीथेन रिलीज कर रहे हैं। बैसिलस, कोकस से क्या मतलब है इसकी ज्यादा डिटेल्स हम आगे बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। बेसिलस उन बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है जिनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रोड शेप्ड होती है, यानी ऐसा मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया जिसकी शेप रोड की तरह की होगी उसको मीथेनोबैसिलस कहेंगे, और ऐसा मीथेनोजन बैक्टीरिया जो राउंडेड सा होगा उसको मीथेनोकोकस कहते हैं। सार्सिना जो वर्ड यूज किया जाता है वो ऐसे बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है जो क्लस्टर्स में मिलते हैं, यानी जैसे आप ग्रेप्स या अंगूर का एक गुच्छा देखते हैं वो इस तरह से एक साथ क्लस्टर में रहते हैं, उनको मीथेनोसार्सिना कहते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे आप, बहुत सारे यहाँ पर मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट है, और ये वाले जो मीथेनोजेंस है ये रोड शेप्ड है, तो ये मीथेनोबैसिलस है और ये वाले मीथेनोसार्सिना है। तो ये हो गया इनका न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का मेथड। अभी आपने ये भी पढ़ा है कि जो मीथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया है वो एनिमल्स की गट के अंदर भी रहता है, और यहाँ वहां पर रहते हुए ये बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो कैसे ये उनके अंदर रह लेते हैं, क्या ये प्रोसीजर है, थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर आप काऊ को देख रहे हैं, काऊ आपके सामने एक हर्बीवोर एनिमल है, ये घास खाते हैं। तो जैसे ये अपना घास खाते हैं तो इनके जो घास है वो सीधा इनके स्टमक में पहुंचता है, और जो इनका स्टमक होता है इसके 4 चैम्बर्स या 4 हिस्से होते हैं। जो सबसे बड़ा पार्ट होता है इसको कहते हैं रूमेन, जो थोड़ा छोटा होता है यहाँ पर नीचे ये है, ये थैली सी जो बनी हुई है इसको कहते हैं रेटिकुलम। थर्ड जो पोर्शन है ये बिल्कुल सर्कुलर सा तो बोलते हैं ओमेसम, और जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं एबोमेसम। और क्योंकि इनका जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है इसको रूमेन कहते हैं, इसी वजह से इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स भी बोला जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सीधा इसी तरह से आता है कि कौन सा बैक्टीरिया रूमिनेंट्स की गट में प्रेजेंट होता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रूमिनेंट्स किनको कहते हैं। रूमिनेंट्स हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जिनके अंदर लार्ज साइज का स्टमक, जिसको रूमेन बोलते हैं, वो होता है। अब यहाँ पर ये करता क्या है मीथेनोजन बैक्टीरिया, अब होता यह है कि जब ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं हर्बीवोर्स, ये सारा का सारा फूड अपना रूमेन में भरते रहते हैं। देखा होगा अपने एनिमल्स को, रूमेन में जब बहुत सारा एकदम से खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद में वो आपने देखा होगा अपना मुंह चबाते रहते हैं, जैसे कि च्युइंगम चबा रहे हैं। वो च्युइंगम वगैरह कुछ चबा नहीं रहे होते हैं, वो सिर्फ जुगाली कर रहे होते हैं। जुगाली में क्या होता है, सबसे पहले जो खाना इनका आता है वो रूमेन में फिल हो जाता है, और रूमेन में से थोड़ा सा फूड इनका जाता है रेटिकुलम में। रेटिकुलम में ये इसके अंदर थोड़ी बहुत सलाइवा मिक्स कर देते हैं, कुछ एंजाइम्स मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा फूड यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। अब ये जो रेटिकुलम में फूड है इसको वापस ये खींचते हैं और वापस खींच के ले जाते हैं
अपने माउथ के अंदर और फिर उसको चबाते हैं और चबा करके यहाँ से डाइजेस्ट करके उसको ओमेसम में और ओमेसम से होते हुए ये एबोमेसम में भेज देते हैं। तो ये तो प्रोसीजर हो गया रूमेंस का डाइजेशन का। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि यहाँ पर मिथेनोजन बैक्टीरिया का क्या रोल है। तो जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है ये यहाँ पर इसके जो रूमेन है, रूमेन के अंदर यहाँ पर रहता है। रूमेन के अंदर क्या करता है, रूमेन के अंदर ये सिम्बायोटिक फॉर्म में रहता है बहुत सारे दूसरे बैक्टीरिया के साथ। दूसरे बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो फूड होता है एनिमल्स का, वो फूड क्या होता है, घास वगैरह होती है। और ये आपने समझा है जो घास होते हैं यानी जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, उनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। तो उनका जो फूड होता है उसमें सेलुलोज की बहुत ही अमाउंट ज्यादा होती है। अब उस सेलुलोज को पचाने के लिए कुछ बैक्टीरिया जाइमेज एंजाइम सेक्रीट करते हैं और जो सेलुलोज होता है C6H12O6 की बहुत सारी सब यूनिट्स एक साथ जब जुड़ी होती हैं तब सेलुलोज बनता है। ये आप जानते हैं। उस सेलुलोज को जाइमेज जो एंजाइम होता है जो सेक्रेट किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है CO2 में, CO2 और इथेनॉल में। ये तो प्रोसीजर हो गया सेलुलोज के डाइजेशन का। अब जो है CO2 यहाँ पर रिलीज हुई है इस प्रोसेस में, इस CO2 का इस्तेमाल करता है मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो रह रहा है रूमेन में। रूमेन में किसकी, रूमिनेंट्स की या हर्बीवोर एनिमल्स की। अब ये यहाँ पर मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये CO2 का इस्तेमाल करता है और इसको मीथेन में कन्वर्ट करता है। अब ये जो मीथेन होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली मीथेन रिलीज करते रहते हैं। और मीथेन क्या है, मीथेन बहुत ही जबरदस्त पोल्यूटेंट है एनवायरमेंट में, बहुत ही भयंकर ये पोल्यूशन क्रिएट करती है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट सब में अपना रोल प्ले करती है। अगर आप थोड़ा सा डीपली समझेंगे तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं अगर इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है तो उतनी ही अमाउंट में हमारे एनवायरनमेंट में मीथेन गैस की भी अमाउंट बढ़ती रहती है। तो ये प्रोसीजर है मीथेन का। इसके थोड़े से हार्मफुल इफेक्ट्स आपने समझ लिए। इसका फायदा भी एक होता है, जो एनिमल्स होता है उनका जो गोबर होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, उस गोबर के अंदर मीथेनोजन बैक्टीरिया को ग्रो करा दिया जाता है और वहां से बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है जो कि बहुत सारे प्रोसेस में जलाने के लिए और बहुत सारी चीजों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले गाँवों में बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट लगाए जाते थे जहां पर मीथेनोजन बैक्टीरिया का बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है मीथेनोजन बैक्टीरिया को। मैं उम्मीद करता हूं कि मीथेनोजन बैक्टीरिया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स को। फैकल्टेटिव एनारोब्स में हमने दो बैक्टीरिया पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़े थे हेलोफाइल्स और फिर हमने पढ़े थे थर्मोफाइल्स। तो सबसे पहले हम हेलोफाइल्स को देखते हैं। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, हेलो का मतलब होता है साल्ट और फाइल्स का मतलब होता है लविंग, यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो साल्ट लविंग होते हैं, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट में ये रहते हैं जहां पर साल्ट की अमाउंट बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्सट्रीम सैलाइन एनवायरनमेंट में। सैलाइन एनवायरनमेंट ओशंस में भी होता है, यानी जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, उसमें नमक की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जहां पर कंसंट्रेशन मिलेगा ये वहां पर भी बड़े आसानी से फ्लोरिश कर लेता है। और वो कंसंट्रेशन इसको मिलता है साल्ट पैन में, साल्ट लेक्स में, साल्ट मार्सेस में। साल्ट पैन्स क्या होते हैं, ये ऐसी पॉन्ड्स होते हैं साल्ट्स के जो डेजर्ट में मिलते हैं, जो इवेपोरेट हो जाता है, जिनका सारा का सारा वाटर और उनका जो साल्ट होता है वो सिर्फ साल्ट ही वहां पर बचा रह जाता है। यानी कि एक फ्लैट ग्राउंड होती है, उस फ्लैट ग्राउंड में सारा का सारा जो साल्ट होता है वो बचा रहता है। अब उस साल्ट वाले एनवायरनमेंट में जिसको साल्ट पैन बोला जाता है उसमें ये बैक्टीरिया बड़े आराम से रह लेता है। साल्ट लेक्स होते हैं, डेड सी भी आपने पढ़ा है, वहां पर भी ये बैक्टीरिया बड़े आराम से रहता है जहां पर वाटर में सैलाइनिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी ओशन वाटर से 5 टाइम्स लार्जर सैलाइनिटी वाला एनवायरनमेंट भी इसको बड़ी आसानी से रहने में कोई दिक्कत नहीं करता है, ये वहां पर बड़ी आसानी से रह लेता है। अब उस एनवायरनमेंट को ये बर्दाश्त क्यों कर लेता है, कैसे ये उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है, ये आप कारण पढ़ चुके हैं, फिर भी आप समझिए। सबसे पहले इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्यूडोमुरीन की बनी होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। इनकी जो सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो ब्रांच चेन लिपिड्स की बनी हुई होती है, ये भी आपने पढ़ लिया। इसके अलावा म्यूसिलेज की कवरिंग होती है इनके चारों तरफ, एक कवर में ये पैक होते हैं अच्छी तरह से। और इनकी जो सेल्स होते हैं इनके अंदर साल्ट का कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है जिससे इनका ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होता है। यानी कि जितना साल्ट अंदर है बाहर के एनवायरनमेंट में इतना ही साल्ट इनकी सेल एक्यूमुलेट करके रखती है। तो इस वजह से साल्ट के एनवायरनमेंट में हेलोफाइल्स या हेलोफिलिक आर्की बैक्टीरिया बड़ी आराम से रह लेता है। अब ये जो होते हैं ये कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ये आपने पढ़ लिया है कि ये दोनों तरह से न्यूट्रिशन कर सकते हैं। तो ये एरोबिक कीमोहिट्रोट्रोप्स होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में जहां पर ऑक्सीजन इनको मिल जाती है सलाइन वाटर में, जब इनको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो जाती है तब वहां पर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट या ग्लिसरॉल को यूज कर लेते हैं
और अपना फूड बना लेते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लिसरॉल इनको बाहर के एनवायरनमेंट से मिल जाता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं ये और अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। कीमो हेटेरोट्रोप्स इनको इसीलिए कहा गया क्योंकि बाहर से ये केमिकल्स लेते हैं और उनको अपने आप प्रिपेयर नहीं करते, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। कीमो मीन्स केमिकल्स, हेटेरोट्रोप्स मीन्स उन केमिकल्स का इस्तेमाल करके एनर्जी ऑब्टेन करना। ये अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते, इसलिए इनको ऑटोट्रोप्स हम नहीं कहते हैं। इसके अलावा जो ये होते हैं ये एरोबिक, आपने देख ही लिया है, एनारोबिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब एनारोबिक कंडीशन में ये कैसे सर्वाइव करते हैं, उनके लिए जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम बैक्टीरियोरोडोप्सिन। जिस तरह से जो ग्रीन बैक्टीरिया होता है या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में उसको हेल्प करने के लिए, इसी तरह से इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पर्पल कलर की होती है और उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन। बैक्टीरियोरोडोप्सिन की हेल्प से ये एक मैकेनिज्म करता है जिसको बोलते हैं केमियोस्मोसिस, और केमियोस्मोसिस करके डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस कर देता है और उस एटीपी से इसको एनर्जी मिल जाती है और उस एनर्जी से अपना काम चला लेते हैं। अब कीमियोस्मोसिस को थोड़ा सा हम समझेंगे, ये ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है और आगे आने वाली जब चैप्टर्स आप पढ़ेंगे ये सारे के सारी मैकेनिज्म्स आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम केमियोस्मोसिस को समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बात करेंगे। केमियोस्मोसिस में सबसे पहले आप देखिए डिफ्यूजन को आप समझिए। ये आपके सामने दो जार्स रखे हुए हैं, इसमें पहले वाटर भरा हुआ है, इसमें थोड़ी सी इंक हमने मिला दी है और जैसे हम इसमें इंक मिला देते हैं, इंक धीरे धीरे करके क्या होता है पूरे के पूरा जो बर्तन है उसमें फैल जाते हैं। यानी जो कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का हाई होता है तो वो हाई से लो की तरफ मूव करता है। आप कोई गीला वाटर का टॉवेल ले लीजिए और उसके पास में कोई सूखा टॉवेल रख दीजिए, वाटर जो होगा वो गीले टॉवेल से सूखे टॉवेल की तरफ मूव कर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन आप जानते होंगे, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप एक सेंट की बोतल लीजिए और उसको कमरे में छिड़क दीजिए, उसकी खुशबू पूरे रूम में आएगी, वो भी डिफ्यूजन है क्योंकि जो सेंट के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे वो पूरे रूम में फैल जाते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सेंट की जो बोतल है उसके अंदर, परफ्यूम की जो बोतल है उसके अंदर जो केमिकल है उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है परफ्यूम की बोतल के अंदर और एनवायरमेंट में है कम, तो वो जैसे ही डिफ्यूज होती है पूरे रूम में फैल जाती है। और कब तक वो फैलती है? जब तक उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म ना हो जाए, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ये कुछ बेसिक प्रोसेस है। डिफ्यूजन के बाद में एक प्रोसेस होता है ओस्मोसिस। जब यही प्रोसेस किसी भी सब्सटेंस का मूव करना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको कहते हैं ओस्मोसिस। जैसे कि आप एक किशमिश लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर में क्या होगा? किशमिश फूल जाएगी, यानी पानी जो है बर्तन में से पानी जो है किशमिश के अंदर जाता है, फूल जाती है। वाटर का क्या होता है? ओस्मोसिस हो जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जिस बर्तन में आपने किशमिश को रखा है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, किशमिश के अंदर बहुत ही कम वाटर है, तो हाई से लो पे वाटर चला गया है, लेकिन एक मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। आपको पढ़ना है कीमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस में क्या होता है ये आप देख रहे हैं, ये एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है। पिगमेंट का नाम है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। यहाँ पर ये है, इसने तेज सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। इसके तेज सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो हाइड्रोजन आयंस हैं जो कि बाहर प्रेजेंट है ये अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। अब जो हाइड्रोजन आयंस अंदर की तरफ मूव करते हैं उन हाइड्रोजन आयंस का इस्तेमाल करता है एटीपी सिंथेज एंजाइम, और एटीपी सिंथेज एंजाइम एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉस्फेट इसको चाहिए होता है और हाइड्रोजन आयंस चाहिए होते हैं और एटीपी से इसको एनर्जी मिल जाती है। तो ये प्रोसेस करता है केमियोस्मोसिस का हेलोफिलिक बैक्टीरिया। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि जो फैकल्टेटिव एनारोब्स के अंदर हमने पढ़ा है कीमो हेटेरोट्रोप्स ये अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं। अगर आपको थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको इसको एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले ये करता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करता है जो बाहर से इसको मिलते हैं। बाहर से कार्बोहाइड्रेट का यूज कर लेता है, ग्लिसरॉल का यूज कर लेता है और अपना फूड इसको मिल जाता है। तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं और ये एनारोबिक कंडीशन में भी अपना रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अब ये एनारोबिक कंडीशन में कैसे रेस्पिरेशन करता है? जब एनारोबिक कंडीशन में ये रह रहा होता है एक्सट्रीम साल्ट एनवायरनमेंट के अंदर, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। वो स्ट्रॉन्ग लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है
और स्ट्रॉन्ग लाइट को एब्जॉर्ब करके सीधा एटीपी को बना देता है। स्ट्रॉन्ग लाइट एब्जॉर्ब करके सीधा एटीपी को बना देने का जो प्रोसेस होता है उसको केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स के दो एग्जाम्पल होते हैं, हेलोफाइल्स के हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। अब हम देखते हैं थर्मोफाइल्स क्या होते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी कि ये जो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ये एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन दोनों में सिंथेसाइज करते हैं। जनरली ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं और एनारोबिक कंडीशंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन अगर इनको वहां पर ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, तो भी इनकी डेथ नहीं होती है, वो वहां पर अपना फूड सिंथेसाइज करते रहते हैं। अब इनके नाम से आप समझ रहे होंगे, इनके नाम में लिया गया थर्मो और एसिडोफाइल्स। थर्मो का मीन्स होता है हाई टेम्परेचर और एसिड आप जानते ही हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ये ऐसी कंडीशंस में बड़ी आसानी से रह लेता है जहां पर हाई टेम्परेचर होता है और एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अब इस तरह का जो एनवायरमेंट होता है, इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, ये हमें देखने को मिलती है सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर। स्प्रिंग्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए, स्प्रिंग एक ऐसी जगह होती है जहां पर नीचे जो वाटर होता है एक्वीफायर्स में, जहां से नीचे से वाटर, जमीन के अंदर से वाटर आता रहता है, तो वहां पर जमीन के अंदर से जो वाटर होता है वो अपने आप जमीन से निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप फव्वारा भी बोलते हैं। अब जब वो वाटर जमीन के नीचे से बाहर रिलीज होता है तो उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उन मिनरल्स में एक मिनरल रिलीज होता है सल्फर, तो उसको हम बोलते हैं सल्फर स्प्रिंग। सल्फर के साथ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी वहां पर होना स्टार्ट हो जाती हैं और इस वजह से वहां पर बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। अब ऐसे टेम्परेचर के अंदर जो थर्मोफाइल्स होते हैं बड़ी आसानी से रह लेते हैं। हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है और जो पीएच होती है वो भी 2 के आसपास होती है। ऐसी कंडीशंस में थर्मोएसिडोफाइल्स बड़े आराम से और बड़े मजे से रह लेते हैं। तो ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया हो गया। थर्मोएसिडोफाइल्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होता है थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस। अब देखते हैं ये अपना फूड ऑब्टेन कैसे करता है। सबसे पहले इसका जो एनारोबिक कंडीशंस हैं, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं इसके पास, तो वहां पर बड़ी आसानी से केमिकल्स का इस्तेमाल करता है और अपना फूड प्रिपेयर करता है। केमिकल्स में सल्फर का इस्तेमाल करेगा और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा और इसको ये हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है एनारोबिक कंडीशंस में। लेकिन वहां पर अगर उसको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने का इसका मन कर ही रहा है, तो ये क्या करेगा, सल्फर को वाटर से मिक्स करेगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा और इसको H2SO4 में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि और एसिडिटी ये खुद ही बढ़ा देता है। अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेता है और अपना गुजारा या जीवन यापन बड़ी आसानी से कर लेता है। तो ये हो गया हमारे तीनों टाइप के बैक्टीरिया। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि आर्कीबैक्टीरिया की हमने 2 कैटेगरीज बनाई है। सबसे पहली कैटेगरी में हमने पढ़े ओब्लिगेट एनारोब्स। ओब्लिगेट एनारोब्स यानी कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं वो जो सिर्फ एनारोबिक कंडीशंस में ही रहते हैं, यानी जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो इनकी डेथ हो जाती है। फिर हमने पढ़े फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी कि ये वे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं। ओब्लिगेट एनारोब्स में हमने पढ़ा मीथेनोजेंस को, जो एनवायरमेंट में मीथेन रिलीज करते रहते हैं। और फैकल्टेटिव एनारोब्स में हमने पढ़ा हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स को। मीथेनोजेंस के एग्जाम्पल हमने लिए थे मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, मिथेनोसार्सिना, मिथेनोबैसिलस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। इसके अलावा ये भी हमने समझा था कि एनवायरमेंट में मीथेन गैस रिलीज करते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा हेलोफाइल्स के बारे में। 2 एग्जाम्पल हमने लिए, हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। ये एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में बड़ी आसानी से रह लेते हैं। और हमने थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में पढ़ा कि इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं, थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस। ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में रहते हैं। एक इनके जो निवास स्थान है उसका एग्जाम्पल है हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, जिसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ही हाई एसिडिटी होती है। उस कंडीशंस के बावजूद भी ये बड़ी आसानी से रह लेता है। तो इस समरी के साथ ही मैं आज का वीडियो लेक्चर कंक्लूड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आर्कीबैक्टीरिया के वेरियस मोड्स जो हैं, अलग अलग टाइप का जो आर्कीबैक्टीरिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज आप समझ नहीं पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया को। तो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।